लेट्स डिस्कस रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, नाउ द प्रॉब्लम विद दिस चैप्टर इज, ठीक है जी, जैसे पुराने वाले चैप्टर्स थे, जैसे इससे पहले वाले चैप्टर्स थे, तो देवर मतलब उनमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थी, लॉजिक थी समझने वाली, लिंक्स थे, यू कुड बेसिकली अंडरस्टैंड स्टफ, ठीक है। ये चैप्टर वाजे तौर पे मालूम होगा कि इसमें रट्टा बहुत सारी चीजों का लगाना, ठीक है। तो ये समझ लो, ये आपकी ए लेवल फिजिक्स का रट्टे वाला चैप्टर है, ठीक है। और देयर इज नो अदर वे अराउंड द रट्टा, आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा बहुत सारी चीजों का। जो चीजें लॉजिक होंगी, जो चीज समझा सकता हूँ मैं, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ चीजें होंगी जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स, बेरियंस को याद करना, हाइड्रॉन्स को याद करना, और क्या होता है, लेप्टॉन्स को याद करना, बोसॉन्स को याद करना, ठीक है जी, ये क्वार्क्स वगैरह याद करना, वो सब रट्टे में जाएगा, ठीक है जी। रिएक्शंस भी थोड़े बहुत रट्टे वाले ही हैं, चीजें कुछ, मतलब इट्स बेटर टू रट्टिफाई इन दिस चैप्टर टू गेट अ गुड ग्रेड इन दिस चैप्टर, ठीक है। सवाल कोई मुश्किल नहीं आता, इसका सवाल काफी आसान आता है, इसका आखिरी वाला ही सवाल होगा हमेशा, लेकिन उसके लिए अच्छा रट्टा लगा होना चाहिए। अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी, ठीक है जी। न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी विच इज होपफुली गोइंग टू बी योर लास्ट टॉपिक दैट वी डिस्कस इन दी क्रैश कोर्स, ठीक है जी। न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी में सबसे पहले तो लेट्स डिस्कस व्हाट एन आइसोटोप इज, ठीक है जी। तो आप लोगों को क्या याद है, आइसोटोप क्या होता था? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बिल्कुल सही बोल रहे हैं अब्दुल्ला। सो दे आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट having the same proton number, having the same proton number but different neutron number, but different neutron number, ठीक है जी। अच्छा, किसी और तरीके से भी हो सकता है, कुछ बच्चों ने याद करी हो, वो उसकी भी वजाहत कर देता हूँ, ठीक है जी। कुछ बच्चे जो हैं वो दो अलग लफ्ज याद करते हैं इसके लिए, लेकिन उनको दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठा होता है, दे माइट गो ऑन एंड राइट सेम एटॉमिक नंबर विच इज बेसिकली द प्रोटॉन नंबर ही, तो वो भी कहना कोई गलत बात नहीं है, यू कैन यूज द लफ्ज एटॉमिक नंबर ओवर हियर, ठीक है जी। और फिर आप इधर न्यूट्रॉन नंबर के बजाय यू कैन ऑल्सो कोट दी मास नंबर, ठीक है जी। इसकी जगह आप मास नंबर भी लिख सकते हो, लेकिन मास नंबर का मतलब न्यूट्रॉन नंबर नहीं है, मास नंबर का मतलब है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, मास नंबर भी आप इधर लिख सकते हो, विच इज बेसिकली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है जी। तो बस इसका मेक श्योर कर लीजिएगा कि डोंट मिक्स अप द टू डेफिनेशन। इस लिहाज में मास नंबर एक अलग चीज है, ठीक है जी, लेकिन इवेंचुअली ये दोनों अलग इसलिए आते हैं क्योंकि दोनों में ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर एक एलिमेंट में दो एटम्स के अलग अलग आ रहे हैं, तो ये मास नंबर भी और न्यूट्रॉन नंबर भी दोनों अलग ही आएंगे। अच्छा, मास नंबर को एक और लफ्ज से भी जाना जाता है, एंड दैट इज नोन एज द न्यूक्लियॉन नंबर, ठीक है जी। अच्छा, न्यूक्लियॉन नंबर क्या होता है? न्यूक्लियॉन नंबर इज बेसिकली द मास नंबर ही, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, और जो भी चीज न्यूक्लियस में होती है ना, हम उसको न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो बेसिकली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपके न्यूक्लियॉन होते हैं, ठीक है जी। मतलब न्यूक्लियॉन, ये कुछ शेनानिगन्स जो है वो हमारी रिगार्डिंग जो हमें पता चाहिए, सिर्फ ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि क्योंकि कभी कभार होता है तो वी गेट ब्लैंक, तो बस इसको दिमाग में रखना कि ये सब चीजें हैं, ठीक है। वैसे तो आई एम प्रीटी डैम श्योर कि ये सब चीजें क्लियर होंगी ही वैसे ही। एक्चुअली सो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियॉन्स होते हैं। अब आइसोटोप्स में द एटम हैज द सेम, बोथ एटम्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, अब आ जाते हैं इस बात पे थोड़ा सा, अब रिगार्डिंग हमारे जो इस चैप्टर में ना, वी नीड टू बी नोइंग सम सर्टेन कॉन्स्टेंट्स एंड सम सर्टेन थिंग्स। उसमें से कुछ कॉन्स्टेंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ हमें अभी पढ़ने हैं। सो लेट्स फॉर एग्जांपल डिस्कस C14, ठीक है। तो C, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो ये लिखा हुआ ये, और इसका मास नंबर ये लिखा हुआ, ठीक है जी। नाउ प्रॉपर नोटेशन यही है, नीचे हमेशा आप एटॉमिक नंबर लिखते हो, इधर जो है वो हमेशा आप एटॉमिक नंबर लिखोगे, यानी प्रोटॉन नंबर, और ऊपर आप क्या लिखोगे? ऊपर आप हमेशा मास नंबर लिखोगे, ठीक है जी। आप ऊपर हमेशा मास नंबर ही लिखोगे,
अच्छा, नाउ यू यूज टू राइट दिस इन केमिस्ट्री, ठीक है जी। इन फिजिक्स हम अब इसको यूं नहीं लिखा करेंगे, हम फिजिक्स में एक डिफरेंट अंदाज से इन चीजों को लिखा करेंगे। और वो अंदाज क्या होगा? वो अंदाज होगा ये, हम सी को लिखेंगे 14 म्यू एंड 6 ई, वी आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस। अच्छा, भी किस चीज की बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट अ न्यूक्लियस ऑफ सी, ठीक है जी। मैं उसके सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं। मैंने इलेक्ट्रॉन, समझो इलेक्ट्रॉन सारे खींच के बाहर निकाल के फेंक दिए। अभी जो मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट अ न्यूक्लियस ऑफ सी, ठीक है जी। तो न्यूक्लियस ऑफ सी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 14 और 6 के बजाय, थोड़ा और अगर अच्छे लफ्जों में लिखना चाहूं तो 14 म्यू एंड 6 ई। अच्छा, वी केम अक्रॉस ई इन कुछ दिनों पहले, एंड दैट वाज द एलिमेंट्री चार्ज, राइट? आई होप यू ऑल रिमेंबर। तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस प्रोटॉन पे 6e का चार्ज होगा, यानी 6e का चार्ज क्या? 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, राइट? दिस आई होप यू रिमेंबर वाज व्हाट? दिस वाज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन। अच्छा, हमने पहले किसको कैसे पढ़ा था? हमने इसको पढ़ा था चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली -1.6 इंटू 10⁻19 होगा। चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन उसी चीज का प्लस होगा, क्योंकि इवेंचुअली आपको एक एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करना होता है। तो हम क्या लिखा करेंगे? हम प्रोटॉन नंबर के साथ ये 6e जरा लगाया करेंगे न्यूक्लियस जब हम डिफाइन करेंगे कोई भी न्यूक्लियस, ताकि हम उस न्यूक्लियस पे ये चार्ज बता सकें कि वो कितना चार्ज है। दिस इज बेसिकली द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, ये जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, ये आपको डेटा बुकलेट में मिल जाएगा। दिस इज नोन एज द एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है जी। ये आपको आपकी डेटा बुकलेट में एलिमेंट्री चार्ज वाले कांस्टेंट ई के साथ आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। सो यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज दिस वैल्यू। अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये 14 म्यू है। म्यू हमने आज से पहले कभी नहीं देखा था, तो म्यू को जरा डिस्कस कर लेते हैं। म्यू क्या है? Mu is basically the number 14 and then 1.67 into 10 to the power minus 27. 1.67 into 10 to the power minus 27 kgs है ये। अच्छा, तो बेसिकली ये जो 1.67 into 10 to the power minus 27 है ना। अच्छा, आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रैग दिस अ बिट डाउन, क्योंकि मुझे तो लिखने की स्पेस चाहिए। Come bit down right over here. अच्छा, ये जो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 है, ये मास है एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का। सो दिस थिंग इज बेसिकली द मास ऑफ ए प्रोटॉन स्लैश न्यूट्रॉन। एंड सिमिलरली यू डू नॉट नीड टू लर्न दिस वैल्यू, ये आपको डेटा बुकलेट में मिल जाएगी। लेकिन होपफुली हम इतनी दफा इस वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे कि हमें खुद ब खुद ही ये रट जाएगी, ठीक है जी। तो हम अब एक न्यूक्लियस को जो लिखने जाएंगे, हम केमिस्ट्री वाली नोटेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम उसको अक्सर और बेशतर उसको 14 म्यू और 6e फॉर एग्जांपल कार्बन को इसमें से लिखेंगे, यानी ये दिखाएंगे कि उसका असल मास जो है वो 14 टाइम्स म्यू है। म्यू की वैल्यू जो है वो ये आ गई है, और चार्ज जो है उसका 6e है। ई की वैल्यू जो है ये आ गई। ई ऑब्वियसली इधर प्रोटॉन का चार्ज होगा, यानी एलिमेंट्री चार्ज द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, और म्यू क्या है? मास ऑफ वन प्रोटॉन और वन न्यूट्रॉन। एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर? अच्छा, नाउ अच्छा, अब आ जाते हैं रिगार्डिंग सम डेफिनेशंस दैट वी नीड टू नो, ठीक है जी। कुछ डेफिनेशंस देखनी है हमें, जो हमें पता होनी चाहिए है। आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट ऑन द नेक्स्ट पेज, ठीक है जी। मैं उसको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वहां पे इधर पे। तो द फर्स्ट थिंग, ऑब्वियसली न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो रेडियो एक्टिविटी की जरा डेफिनेशन देख लेते हैं कि रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन अगर एग्जामिनर ने पूछ ली तो आप क्या लिख के आओ। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस या द रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई, रिलीजिंग बीटा माइनस, बीटा प्लस, गामा एंड अल्फा रेडिएशन,
ठीक है जी। अभी फिलहाल जो ये रेडिएशंस के नाम लिखे हैं इसमें आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बाद में पढ़ाऊंगा ये बीटा प्लस बीटा माइनस गामा और अल्फा रेडिएशंस क्या है। बट राइट नाउ हमारा क्वेश्चन, हमारे जो टारगेट ऑफ कंसर्न है वो ये दो लफ्ज है, द रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है जी। अक्सर बेशतर अगर यहाँ तक भी लिख के आओगे डेफिनेशन तो पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई। लेकिन इस दिमाग को भी, इस बात को भी जहन नशीन करने में, दिमाग में बिठा ले कि रैंडम और स्पॉन्टेनियस लिखना बहुत जरूरी है एज डेफिनेशन। अगर कोई भी ये दो लफ्ज छोड़ के आता है तो उसको जो है वो इस चीज के मार्क्स नहीं मिलेंगे डेफिनेशन के। रेडियो एक्टिविटी इज द रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियर एंड देन इट रिलीजेस सम रेडिएशन। वो रेडिएशन ऐसी हैं, वो हम बाद में फर्दर अलोंग हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब जरा इन दो लफ्ज को भी समझ लेते हैं, रैंडम और स्पॉन्टेनियस विद रिगार्ड्स टू रेडियो एक्टिविटी का क्या मतलब है। सो रैंडम क्या होता है? अच्छा, तो रैंडम से आपको क्या समझाता है? व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड रैंडम? अगर रेडियो एक्टिविटी में बात कर रहे हैं और अगर अगर मैं वैसे ही पूछूं तो रैंडम का क्या सेंस बनता है हमारे पास? व्हाट डू यू कॉल इफ एक चीज का कैसे पता चलता है कि वो रैंडम है? Unpredictable, it is impossible to predict. Very good, that is a very good definition. It is something that is impossible to predict. ठीक है। अच्छा, और ये क्यों होता है? ठीक है, ऑब्वियसली अगर हम रेडियो एक्टिविटी के टर्म में बात कर रहे हैं तो इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट कौन सा न्यूक्लियस कब डिके कर जाएगा। ठीक है जी, वी डोंट नो। अब अगर मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखो, 1 2 3 4 5 5 न्यूक्लियस है मेरे पास, जो डिके कर सकते हैं। मेरे पास 5 अनस्टेबल न्यूक्लियस है। तो रैंडमनेस क्या होगी? रैंडमनेस ये होगी कि मैं फॉर श्योर ये नहीं कह सकता कौन सा न्यूक्लियस कब डिके करेगा। ठीक है, मुझे नहीं पता पहले ये डिके करेगा, मुझे नहीं पता पहले, हो सकता है ये डिके कर जाए, हो सकता है पहले ये डिके कर जाए, आई डोंट नो। सो इट शुड बी अनप्रिडिक्टेबल। ये जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी, इनका जब मर्जी आता है, जब दिल चाहता है ये डिके कर जाते हैं। ठीक है जी। सो रैंडमनेस का यहां से निकला है। अब इस रैंडमनेस को समझने के लिए, अब ऑब्वियसली देखो, प्रिडिक्शन कुछ हद तक हम कर सकते थे, बट हम हाफ लाइफ तो निकाल सकते हैं, तो ये अनप्रिडिक्टेबल कैसे हुआ? अब अब्दुल्ला, अनप्रिडिक्टेबल ऐसे हुआ क्योंकि तुम इस न्यूक्लियस के बारे में बोल सकते हो। देखो, अगर तुम कह रहे हो, तुमने कहा चलो कुछ टाइम बाद 5 में से 2 न्यूक्लियस बच जाने, है ना? अब तुम्हें ये तो नहीं पता ना 5 में से 2 जो बचे हैं वो ये बचे, या 2 जो बचे हैं वो ये बचेंगे, या 2 जो बचे हैं वो ये वाले बचेंगे, या 2 जो बचे। तो रैंडम इन दिस सेंस, यू डोंट नो विच न्यूक्लियस इज गोइंग टू डिसइंटीग्रेट, विच न्यूक्लियस इज गोइंग टू डिके। ठीक है, तो रैंडम इस सेंस में सही है। अच्छा, अब रैंडम क्यों होती है कोई भी चीज? ठीक है जी, रैंडम क्यों होती है? वी कैन से, आई कैन श्योर टेल यू दैट अ डाइस इज रैंडम। जो आप एक डाइस को रोल करते हो, दैट इज रैंडम, इट्स नॉट बायस्ड। ठीक है जी, वरना हम कभी डाइस को इस्तेमाल नहीं करते फॉर अ लक बेस्ड गेम। ठीक है जी, लक बेस्ड क्या होती है? लक बेस्ड वो चीज होती है जो कंप्लीटली रैंडम हो, मतलब उसमें पहले से कुछ भी किसी भी तरीके से किसी के पास बायस ना हो। ठीक है जी, मतलब एक फेयर डाई क्या होती है? फेयर डाई का 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, एंड सो ऑन, एंड 5 एंड 6 की भी सबकी ही प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो एट एनी टाइम यू कांट से फॉर श्योरिटी कि 1 आएगा, कि 2 आएगा, कि 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, बिकॉज किसी की प्रोबेबिलिटी किसी चीज से हायर है ही नहीं। तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मेरा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो सिमिलरली इन रेडियो एक्टिविटी एज वेल, every nucleus has an equally likely probability of disintegrating. इस पूरे सैंपल में सब न्यूक्लियाई के पास उतनी ही प्रोबेबिलिटी है कि वो डिके कर जाए। अब उसकी वजह से आई कांट से फॉर श्योर कौन सा न्यूक्लियस डिके करेगा, कौन सा न्यूक्लियस डिके नहीं करेगा। तो रैंडमनेस की जो डेफिनेशन आती है वो यहां से आती है कि each nucleus, each unstable nucleus has an equally likely probability of decaying. राइट, सबको समझ में आया रैंडमनेस का मतलब क्या है? डिड यू गेट? सबको समझ में आ गया, या डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन और गो ओवर इट अगेन? ओके, सीम्स लाइक वी आर क्लियर इन द न्यूक्लियस। अच्छा, नाउ
हाउ डू वी गेट टू नो कि एक सैंपल जो है, एक रेडियो एक्टिव सैंपल रैंडम, ठीक है जी। अब हमने ये तो कह दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिकेइंग इन द न्यूक्लियस, मतलब इट इज इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी है किसी भी न्यूक्लियस की डिके कर जाने की। तो अब हम ये एक्सपीरियंस कैसे करते हैं? दिस थिंग इज एक्सपीरियंस्ड बाय fluctuations in the readings, ठीक है जी। नाउ फ्लक्चुएशन इन रीडिंग्स, भाई देखो अगर एक जो है वो एक प्रॉपर मैनर में अगर डिके हो रहा होता तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कौन सा कब फ्लक्चुएशन होगी, राइट। अच्छा, फ्लक्चुएशन इन रीडिंग्स मतलब, फ्लक्चुएशन रीडिंग मतलब अगर हम काउंट करें कि कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड डिके कर रही हैं, तो हम किसी टाइम इंटरवल में फॉर श्योरिटी ये नहीं कह पाएंगे कि इस इंटरवल में 2 डिके करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट वाले में भी 2, फिर उससे नेक्स्ट, ऐसा होगा नहीं। कभी 2 डिके करेंगे, कभी 5000 डिके कर जाएंगे, कभी 2, तो कभी 7-8 डिके कर देंगे, कभी 10, कभी 15, कभी 1, कभी 0, कभी 9, कभी, तो देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी फ्लक्चुएशन। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको एक स्मूथ सी लाइन, एक स्मूथ सा पैटर्न मिल जाए। सो इवन इफ योर रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई आर डिसइंटीग्रेटिंग, मतलब न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यू वोंट गेट अ स्मूथ लाइन, इंस्टेड आपको ये जगेडी लाइन मिलेगी। देयर विल बी अ क्लियर फ्लक्चुएशन इन द रीडिंग्स। उससे आप समझ जाओगे कि आपके पास रैंडम थी, जो भी चीज थी आपकी रैंडमाइज्ड थी, क्योंकि अगर सब न्यूक्लियाई की इक्वल प्रोबेबिलिटी थी तो उसी वजह से तो कोई भी न्यूक्लियस कभी भी डिके कर रहा है, तो उसी वजह से फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, ठीक है। सो व्हेनेवर यू आस्क्ड अबाउट रैंडम, ये डेफिनेशन याद रखनी है एंड यू नीड टू रिमेंबर कि कैसे आप इस चीज को एक्सपीरियंस करें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि स्पॉन्टेनियस भी बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है जो हमें समझना है, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस क्या है? स्पॉन्टेनियस ये है कि वो ये कहता है, अच्छा वी हैव गॉट समथिंग, डिकेइंग इन न्यूक्लियस मींस, डिके इन न्यूक्लियस मतलब एक न्यूक्लियस अगर था, ठीक है जी, तो उसका डिके करना, यानी फॉर एग्जांपल वो अनस्टेबल था, वो डिके करता है, टूटता है या गोज अंडर समथिंग एंड देन इट बिकम्स अ स्टेबल न्यूक्लियस। डिकेइंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच समथिंग अनस्टेबल शैल बिकम स्टेबल, ठीक है। तो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस विल बिकम स्टेबल थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिके। अच्छा, स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है? स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि एक सैंपल को अगर वो रेडियो एक्टिव है तो कोई फैक्टर नहीं है जो उसकी रेडियो एक्टिविटी को वेरी करवा सकते। यानी बेसिकली क्या, द रेट ऑफ डिके, द रेट ऑफ डिके is not affected by external factors, ठीक है। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि भाई देखो, एक न्यूक्लियस जो डिके करता है दैट्स बिकॉज वो अनस्टेबल होता है, उसकी अंदर की न्यूक्लियस की कहानी अनस्टेबल होती है। वो क्यों होती है, क्यों नहीं होती है, दैट्स नॉट टू मच वेल डॉक्यूमेंटेड इन योर कोर्स, वो A2 में है ज्यादा। बट एक न्यूक्लियस अंदर से अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो मैं उसके बाहर की कंडीशंस वेरी कर दूं, मैं टेम्परेचर ज्यादा कर दूं, मैं प्रेशर ज्यादा कर दूं, मैं कोई और चीज वेरी कर दूं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा रेडियो एक्टिव डिके के रेट को, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल, मैं अगर 50 डिग्री सेल्सियस में मैंने अपना रेडियो एक्टिव सैंपल रखा हुआ था तो वो वैसे ही डिके करेगा, और उठा के मैं अगर उसको जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस में डिके करवाना शुरू कर दूं तो वो तब भी वैसे ही डिके करेगा, उसमें कोई भी फर्क आपको नहीं मिलेगा बाय वेरिंग एनी ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स। चाहे आप प्रेशर को वेरी करो, चाहे आप टेम्परेचर को वेरी करो, या एनी अदर फैक्टर ऑफ दैट सॉर्ट, ठीक है जी। तो अगेन, अब अगर मुझे ये लिखना होगा कि इसको एक्सपीरियंस कैसे करते हैं, सो ऑब्वियसली दिस शैल बी एक्सपीरियंस्ड बाय नो चेंज ड्यू टू change in temperature / pressure or any other external factor। यानी ह्यूमिडिटी वगैरह भी कोई फर्क इनसे कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। एक्सटर्नल फैक्टर इज दिस कहानी रिगार्डिंग द रैंडमनेस एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? अच्छा, सो नाउ लेट्स लुक एट एमसीक्यूज। अक्सर बेशतर रेडियो एक्टिविटी के जो एमसीक्यूज होता है वो लाइक तकरीबन 38 to 40, 37 to 40, 38 to 40, दोस आर द एमसीक्यूज दैट यू विल फाइंड इन योर P1s जो रेडियो एक्टिविटी पे होंगे। और अक्सर बेशतर होता है कि उसमें से स्पॉन्टेनिटी और रैंडमनेस पे कोई सवाल आ जाए, ठीक है। सो न्यूक्लियर डिके इज बोथ स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम।
When the count rate of a radioactive isotope is measured, the readings fluctuate. Which row describes what the fluctuations demonstrate? तो 37 का क्या आंसर होगा? फ्लक्चुएशन क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रही है? इट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग दी रैंडम नेचर. यस, सब भी बोल रहे हो रैंडम नेचर डेमोन्स्ट्रेट कर रही है. सो लाइक इट्स लाइक रट्टे वाला चैप्टर एंड मार्क गेनिंग इज इजी. रट्टा सही से लगाया होगा तो फिर आराम से मार्क्स गेन कर लोगे. न्यूक्लियर डिके इज बोथ स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम इन नेचर. विच रो गिव्स द करेक्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर दीज प्रॉपर्टीज? तो इसमें से कौन सी रो है विच गिव्स यू दी करेक्ट एविडेंस? So everyone is saying B again. So you guys are correct. B बिल्कुल सही है. The decay rate is not affected by pressure. बिल्कुल सही है. Spontaneity के बारे में सही बोल रहा है. The rate at which radiation is received at a counter fluctuates. So these two are बिल्कुल सही. Random क्या आपने बिल्कुल सही बताया, spontaneous का भी आपने बिल्कुल सही बताया. ठीक है. तो अक्सर वो बेशतर spontaneity या randomness पे आएंगे तो regarding their एक्सपीरियंसेस ही आते हैं, या फिर डेफिनेशन पूछ लेंगे आपसे कि डेफिनेशन क्या है. नथिंग मोर देन दैट. अच्छा, अब आ जाते हैं एक चीज जो हमें अब्दुल्ला ने जो है वो फ्री के मार्क्स, मतलब यस फ्री के मार्क्स, दीज आर फ्री के मार्क्स. रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर समझो फ्री के मार्क्स होते हैं इन दी एंड. अच्छे से रट्टा लगाओगे तो फ्री के मार्क्स ही मिलेंगे. अच्छा, नाउ अब्दुल्ला ने कुछ मेंशन किया था एंड दैट वाज हाफ लाइफ. तो हाफ लाइफ को भी जरा डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है जी. हाउएवर दिस इज नॉट टू मच इन दी एएस. ठीक है जी. एएस में कोई खासा मतलब इसकी कोई कैलकुलेशन या एज सच उस रिगार्ड में नहीं है, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दिस. हो सकता है रैंडमली वो कुछ लफ्ज आपको दे दे कि हाफ लाइफ इतनी आ रही है, कुछ आ रही है, तो यू शुड नो एंड आई विल डू अ हेल्दी डिस्कशन ऑन इट, ताकि हमारी हाफ लाइफ में भी बात क्लियर हो जाए. ज्यादातर आपको इसकी डिस्कशन A2 में मिलेगी. टच द व्हाट इज दिस? द हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड. It is the time required for the initial radioactivity right. The time required for the initial rate of decay to become half of its value, to become half of its original value. Achha. Now, here is something that you need to understand. एक रेडियो एक्टिव सैंपल जब डिके करता है, ठीक है जी. सो लेट्स draw something that I shall call the decay curve. ठीक है जी. ये decay curve होगा for a radioactive sample. Let's say this n जो है is the number of nuclei. Time required to decay half of the parent nuclei into daughter's nuclei. Is this correct? Time required to decay half of the parent nuclei into daughter nuclei. This is also correct. सही है बिल्कुल. ठीक है जी. अच्छा, now what I'm going to plot, I'm going to plot a diagram. ठीक है. You do not need to know this diagram भी अभी. क्यों? Because this is in A2. ठीक है जी. लेकिन क्यों पढ़ा रहा हूं? ताकि एक बात समझ में आ जाए. हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट जरा हम क्लियर कर लेते हैं. So what I'm going to draw, n जो है, n इसमें जो है is the number of nuclei. It is the number of nuclei. और T is obviously the time. अच्छा, now रेडियोएक्टिव सैंपल में क्या होगा? रेडियोएक्टिव सैंपल में यह होगा कि you must have some initial number of n and then they slowly start disintegrating and disintegrating and disintegrating. ठीक है जी. अच्छा, now I'm going to draw a very good curve so that there is something that's clear. और 1 2 3 4 1 2 3 4 I'm going to draw from here. अच्छा, so I am going to draw something. Oops. Something. एक second. Something like this. ठीक है जी. और ये ग्रेडियंट जीरो नहीं करके दिखाना है मुझे. अच्छा, कुछ और भी आया है चैट में. सर कैन वी राइट ओ लेवल वाली डेफिनेशंस? ओ लेवल वाली डेफिनेशंस किस चीज में मिसबा? रेडियो एक्टिविटी की नहीं मिसबा. ओ लेवल की डेफिनेशन नहीं लिख सकते. तो मैं जो अभी डेफिनेशन बताई थी चैट में वो सही है. यू कैन राइट दैट, उसमें कोई मसला नहीं है. लेकिन बाकी उसकी और इसकी डेफिनेशन है भी कोई खास सिमिलर नहीं. ये बस शुरू का समझो कुछ चीजें थी सिमिलर. आइसोटॉप्स की तो वही है, दैट इज द सेम थिंग, उसमें तो कुछ डिफरेंस नहीं है. लेकिन ये नहीं था ओ लेवल्स में. रेडियो एक्टिविटी की भी ए लेवल वाली लिखनी होगी, नॉट दी ओ लेवल वाली. ठीक है, तो उसमें बस देखना.
अच्छा, नाउ व्हाट हैपेंस इज अ रेडियोएक्टिव सैंपल डिकेज लाइक दिस, ठीक है जी। अब देयर इज सम इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू सी ओवर हियर, सही है जी। अच्छा, द फर्स्ट थिंग इज ये जो टाइम लगा होगा, अब ये लेट्स से दिस वैल्यू इज एन नॉट एंड इसको हाफ होने में ये एन नॉट अपॉन 2 होने में इसको कितना टाइम लगा, इसको टाइम लगा है ये, एंड दिस शैल बी कॉल्ड द टी हाफ, दिस विल बी कॉल्ड द हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल, ये आपकी हाफ लाइफ कहलाएगी। अच्छा, नाउ a lot of people think, अब ऑब्वियसली देखो अगर अगर ऐसी कहानी थी तो नेक्स्ट टी हाफ में क्या होना चाहिए था, सैंपल 0 पे पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये ऐसे चलता है कि बेसिकली टी हाफ में एन नॉट हाफ हो जाता है, ठीक है, एन नॉट हाफ हो जाता है, सही है जी। ना इन द नेक्स्ट टी हाफ, अगर मैं नेक्स्ट टी हाफ देख रहा हूं तो ये जो हाफ एन नॉट था इसका फिर हाफ होता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दी जो नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है वो कभी भी कंप्लीटली जीरो अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं होने वाले, कभी भी नहीं। इवन इफ यू रन द एक्सपेरिमेंट फॉर अ मिलियन बिलियन जिलियन क्वाड्रिलियन ईयर्स, ठीक है, अगर आप एक्सपेरिमेंट फॉर अ क्वाड्रिलियन ईयर्स भी कर लो तब भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई पूरे तरीके से कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है जी। होता क्या है, होता ये है कि टी हाफ लगा एन नॉट को एन नॉट अपॉन 2 पे पहुंचने के लिए। अब नेक्स्ट जो टी हाफ लगेगा विच इज कमिंग ओवर हियर, वो टी हाफ जो लगेगा यानी ये 2 टी हाफ है, वो क्या करेगा, वो सिर्फ अब ये एन नॉट अपॉन 2 को हाफ करेगा यानी एन नॉट अपॉन 4 बनाएगा। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाफ लाइफ जो है वो कंसेक्यूटिवली वैल्यू को हाफ 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 कर देती है, ये नहीं कि वो हाफ से पूरा वक्त डिक्रीज कर रही है। इट्स टेकिंग दिस वैल्यू जो इनिशियल टाइम पे थी, मतलब इस 0 टाइम पे इसने एन नॉट लिया, एन नॉट उठा के हाफ कर दिया टी हाफ पे। अच्छा, अब जब यहां से शुरू कर रहे हो तो फिर ये क्या करेगा, ये एन नॉट अपॉन 2 को उठाएगा और फिर नेक्स्ट टी हाफ में ये इसको और हाफ कर देगा, फिर उसके बाद वाला जो टी हाफ होगा वो इसको उठा के फिर हाफ कर देगा, फिर उसके बाद वाला टी हाफ जो होगा वो उस वैल्यू को उठा के फिर हाफ कर देगा। तो दिस इज हाउ अ सैंपल इज डिसइंटीग्रेटिंग एट एनी पॉइंट इन टाइम, यू कैन नेवर एवर रीच 0। और आप लोग ये कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट ऑफ एट 1000, ठीक है जी, और इसको हाफ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आप इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, यू विल नेवर रीच 0, यू नेवर रीच 0, बिकॉज दैट इज इम्पॉसिबल। किसी चीज को हाफ 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 करते हुए यू कैन नेवर रीच 0। आंसर छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, दैट्स फॉर श्योर, बट इट विल नेवर एवर बिकम 0। तो रिगार्डिंग दी हाफ लाइफ यू नीड टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट इन योर हेड्स, ठीक है। अगर अब ये बात क्लियर है तो लेट्स डू अ क्वेश्चन एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसा आएगा और फिर हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। Actually, the question is, I'm going to have to write this question. Uranium. Now, before you start doing the question, थोड़ी देर रुकिए, let me explain this to you. मैंने लिखा क्या है और आप लोगों को सॉल्व क्या करना है। मैंने आपको ये बोला है कि ये कोई रेडियोएक्टिव सैंपल है, ये 2 मिनट के हिसाब से ये हाफ 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 होता रहता है, ठीक है। नाउ मैंने आपको दे दिया है कि हमने एक्सपेरिमेंट शुरू करी और एक्सपेरिमेंट शुरू करते ही वे ही हमारे पास जो रेट ऑफ डिके आ रहा था वो 1024 आ रहा था, हमारे पास जो काउंट रेट आ रहा था वो 1024 आ रहा था, ठीक है जी। अच्छा, फिर कुछ टाइम गुजरा और कुछ टाइम गुजरने के बाद, अब वो कुछ टाइम आपको नहीं पता, कुछ टाइम गुजरने के बाद काउंट रेट जो था वो सिर्फ 16 रह गया था, ठीक है जी। सो माई क्वेश्चन टू यू इज कि ये 1024 से आने पे जो 16 तक आया है, कितनी हाफ लाइफ पास कर चुकी है, और हाफ लाइफ निकालने के बाद फिर ये भी बता दो कि ये t इक्वल टू 0 से ये जो t ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क वाला टाइम क्या है। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। कैसे करेंगे हम इस सवाल को, आके डायरेक्ट मैसेज किया और यू किल द फन, बट वेरी गुड, आके वाकिफ ने बिल्कुल सही आंसर किया है, बट आई विल गिव अदर्स अ चांस टू के अगर हो सकता है उनसे भी आ जाए, लेट्स सी। बट अच्छा, जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो इट्स लाइक सब एवरीवन शुड आंसर टू इन डायरेक्ट मैसेज, आकिब इज राइट, ओके। अच्छा, सो यस आकिब इज राइट, बट नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू काइंड ऑफ लाइक अ फॉर्मूला, ठीक है। आई डोंट नो आकिब ने उस तरीके से किया है कि नहीं किया है ना। अच्छा देखो, कैलकुलेट किस तरह करोगे, आपको पता है भाई पहले वाले टी हाफ में क्या हुआ होगा, 1024 वुड हैव बिकम हाफ ऑफ इट्स वैल्यू इन द फर्स्ट टी हाफ, ठीक है जी, यानी मतलब ये हुआ था 512, ठीक है जी। पहले वाले टी हाफ में ये 512 होगा, फिर उसके बाद क्या हुआ है, 512 हुआ होगा, एम आई करेक्ट, हाँ 512 हुआ होगा। फिर नेक्स्ट वाले टी हाफ में ये क्या हुआ होगा, ये हुआ होगा 256,
फिर नेक्स्ट वाले हाफ में, टी हाफ में ये क्या हुआ होगा, दिस मस्ट हैव टर्न्ड इनटू 128। फिर नेक्स्ट वाले टी हाफ में ये क्या हुआ होगा, ये हुआ होगा व्हाट इज दैट 64। फिर नेक्स्ट वाले टी हाफ में ये क्या हुआ होगा, ये हुआ होगा 32। और फिर नेक्स्ट वाले टी हाफ में ये क्या हुआ होगा, ये हुआ होगा 16। एक तो तरीका ये था, 1 2 3 4 5 6, 6 दफा ये टी हाफ्स आए हैं, यानी 6 टी हाफ्स इसने इलैप्स किए, यानी 6 हाफ लाइफ पास करी। और फिर 6 को 2 मिनट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टाइम भी आ जाएगा, ठीक है। बट वी आर आल्सो गोइंग टू लर्न अ फॉर्मूला, a different formula to be able to solve this। अब समझना क्या है इस फॉर्मूला की, थोड़ी सी लॉजिक समझनी है, क्योंकि ये तो मैंने काफी आसान क्वेश्चन दिया था। व्हाट इफ द वैल्यूज आर वेरी वियर्ड, कुछ मिलियंस में दे हो और कुछ फिर इधर दिए हो 0.65 या कुछ करके, तो वो हम कैसे करेंगे ना। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली देखो 1024 का सबसे पहले हाफ किया है ना, फिर जो वैल्यू आई थी नेक्स्ट फिर उसका हाफ किया, ठीक है। फिर क्या किया, फिर जो वैल्यू आई थी नेक्स्ट उसका हाफ किया, फिर क्या कहता, फिर उसका हाफ किया, फिर उसका हाफ किया, और हाफ करते 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 इवेंचुअली समवेयर यू गॉट द आंसर है 16, ठीक है। हमने ये अप्रोच लगाई। अच्छा, नाउ इफ यू लुक वेरी क्लोजली, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गेट रिड ऑफ दीज ब्रैकेट्स एंड मैं ये सारे हाफ 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 सारे एक साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं, राइट। सो आई कैन मल्टीप्लाई ऑल ऑफ दीज हाफ्स टुगेदर। तो बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ एट 1024 I can multiply all of the halves together. Now I hope you remember, अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाता है, 2 स्क्वायर बन जाता है। अगर मैं 2 को 2 से 5 दफा मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, वो 2 की पावर 5 बन जाएगा। तो similarly to find out how many n number of halves you had, you can basically multiply this by a half and then power n। क्योंकि देखो हमें n नहीं पता कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स थी, तो हमें नहीं पता पावर क्या आ रही है, but you're definitely consecutively halving, ठीक है। so this is very different in, मतलब ये half plus half plus half या half into half, ये वो चीज नहीं है। this is basically half into half। तो ये हमेशा जो है हाफ की पावर n की तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे। n क्या होगा, n shall be the number of half lives that are elapsed, and then जो है वो आपके पास जो है वो आ जाएगा। नहीं अब्दुल्ला, लॉगरिथम नहीं लगाना पड़ेगा, इतनी टेंशन नहीं लो, लॉगरिथम नहीं लगाएंगे हम। विल जस्ट डू दिस, हाफ की पावर n शैल इक्वल्स टू 16 अपॉन 1024, 16 डिवाइड बाय 1024, हाउ मच इज दैट, 1 अपॉन 64, ठीक है। 1 अपॉन 64 आ रहा है। एंड देन लेट्स डू वन थिंग, हम 1 की पावर n तो 1 ही हो जाता है, तो 2 की पावर n एंड दिस इज 1 अपॉन 64। और जैसे आप जो है वो अपनी मैथमेटिक्स में करते थे 2 की पावर n इक्वल्स टू 64 करके, एंड देन यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट दिस n वुड बी, एंड दिस n वुड बी कमिंग आउट टू बी अ 6, ठीक है जी। तो इट वोंट बी टू मच ऑफ अ हार्ड एंड बिग रिगरस कैलकुलेशन, बहुत दफा एंड ट्रायल आउट करते हैं, लेकिन ये वाला ट्रायल एरर से होगा, लॉगरिथम्स वाली अभी चीज नहीं है फिजिक्स। अच्छा, अब्दुल्ला पूछ रहे थे कि लॉगरिथम लगा दें तो कोई मसला तो नहीं। नहीं अब्दुल्ला, बिल्कुल ही मसला नहीं है, तुम्हें लॉगरिथम से करना हो सो यू कैन डू विद लॉगरिथम्स, ठीक है जी, उसकी टेंशन नहीं लो, यू कैन सॉल्व विद लॉगरिथम्स एज वेल, ठीक है जी। बट वो तुम्हें लगाने होते होंगे, दूसरे लोगों को नहीं लगाने आते होंगे, एड मैच जिसने नहीं ली तो उसको नहीं पता होगा कि लॉगरिथम्स कैसे लगेंगे। सो व्हाट यू डू फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, यू जस्ट डू ट्रायल एंड एरर, ठीक है जी। और इस तरीके से ट्रायल एंड एरर करना ज्यादा आसान होगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग बार बार हाफ 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 हाफ, दैट विल गेट वेरी रिगरस, ठीक है जी। इसमें तो काफी आसान है ना, यू विल सी। अच्छा, मुझे 2 की पावर n ढूंढनी है जो 64 आ रहा है। अच्छा, तुमने भी नहीं पढ़ी, हाँ, तो लॉगरिथम नहीं लगाओगे तो, लेकिन लगा भी लोगे तो कोई मसला नहीं है। 2 की पावर n इक्वल 64 है, तो यू जस्ट स्टार्ट पंचिंग वैल्यूज फॉर 2 की पावर। सो लेट्स से 2 की पावर आपने सबसे पहले डाला 8, तो 256 आ रहा है, विच इज ज्यादा, काफी ज्यादा आ रहा है, तो आप इसको छोटा करके लेट्स से वी पुट एट 5। अच्छा, 32 आ रहा है, इसका मतलब है अगर हम 6 डाल देंगे तो आ जाएगा, ठीक है, 6 पे आ गया, तो यू जस्ट गोइंग टू डू दैट, यू गोइंग टू डू ट्रायल एंड एरर। दिस ट्रायल एंड एरर इज गोइंग टू बी rather fast then again बार बार हाफ 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 करते करते आप जो है उस वैल्यू तक पहुंचो, ठीक है जी। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ हाफ लाइव्स दैट आर elapsing, ठीक है जी। तो ये क्या है, दिस इज बेसिकली के आपका जो, सर इसका फॉर्मूला वाज r अपॉन a इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 की पावर n। व्हाट, आई हैव नो आइडिया ये कोई फॉर्मूला था या नहीं, बट आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस वर्जन ऑफ द फॉर्मूला इन मेरे लफ्जों में। मैंने ओ लेवल्स में हमारे पास, जब मैंने पढ़ी ओ लेवल्स, वी हैड नो फॉर्मूला लाइक दिस। सो n इक्वल्स टू n नॉट इनटू हाफ n,
ठीक है जी, वेयर n is the remain parent nuclei and a is the initial number of nuclei। हाँ मतलब ये वही चीज हो गई ना, n क्या है, n is the remaining nuclei and not initial number of nuclei, और छोटा n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। ठीक है जी, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। एंड देन इफ यू वांट टू फाइंड आउट द टोटल टाइम कैसे निकलेगा भाई, आपको पता चल गया 6 हाफ लाइव्स है, सो 6 हाफ लाइव्स, सो 6 इंटू 2, आपके पास कितना टाइम आ गया, आपके पास 12 मिनट्स आ गए हैं द टाइम इलैप्स्ड, और आपके पास 6 हाफ लाइव्स आ गई हैं जो आपके पास हुई। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम विद दिस स्लाइड, रिगार्डलेस नॉट अ कॉन्सेप्ट दैट विल बी आस्क्ड अलॉट। आपसे ये बकायदा नहीं पूछा जाएगा कि हाफ लाइफ निकाल के दो या कुछ भी, हो सकता है कुछ छोटा छोटा मोटा सा आसान सा सवाल आ जाए कि एक पार्ट एक उसकी दी हुई है, नहीं ग्राफ नहीं बनाने को आएगा, टेंशन नहीं लो। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या दिया जाएगा, आपको दी जाएंगी बहुत सारी वैल्यूज, जैसे ये दे देगा 512 से इट बिकेम 256 इन 5 मिनट्स, तो आपसे बोल लेंगे इसकी हाफ लाइफ बता दो, तो आप इसका देख लोगे कौन सी वैल्यू पे हाफ हो रहा है, तो फिर उसके हिसाब से आप टी हाफ कर लोगे, वैसे ये 5 मिनट हाफ लाइफ आ गई। मतलब हाफ लाइफ इज नॉट अ कंसेप्ट दैट्स गोइंग टू, यू गोइंग टू बी सीइंग अ लॉट इन द पास्ट पेपर्स। अ लॉट क्या, मेरे हिसाब से तो है ही नहीं, बहुत ही कम है, कुछ पी पेपर 1 के सवालों में है, बट वो कुछ कुछ ही है, और उसके लिए इतनी ज्यादा डिटेल हमें रिक्वायर्ड नहीं है। बहरहाल मैंने आपको फिर भी करवा दिया, अगर कुछ आ जाता है तो इससे ज्यादा मुश्किल आपके पास नहीं आने वाला है।